सर लिंक चेंज कर लीजिए, हो सकता है। सर स्टार्ट हो गई जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब शुरू करते हैं क्लास। बस एक सेंटेंस और लिख लूं। देखिए, कल हम लोगों ने बात करी थी, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, जिसे हम ग्रुप ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, जिसे हम ग्रुप ऑफ टिश्यूज भी बोल सकते हैं। ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बोल सकते हैं। सिस्टम से बॉडी बनती है, ग्रुप ऑफ बॉडीज बोल सकते, सिस्टम्स बोल सकते हैं। हम लोग स्टडी करेंगे 7 सिस्टम के बारे में, 7 ग्लैंड्स के बारे में। देन हमारी बॉडी बनी, यहां तक हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। यहाँ पे आप ये सिस्टम देख सकते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन लिखा हुआ है। राइट ब्रेन हमारे के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। सर कुछ कह रहे हैं आप? जो राइट ब्रेन है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में जो पोषण होता है, हृदय से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी राइट ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाएंगी। इसी तरीके से जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जितनी भी क्रियाएं लिम्फ या रस के द्वारा की जाएंगी वो हमारी बॉडी के लेफ्ट ब्रेन के द्वारा की जाएंगी। ये हमने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नोज की। नोज हमारा मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पर राइट ब्रेन राइट नोस्ट्रिल से एक्टिवेट होगा। राइट ब्रेन राइट नोस्ट्रिल से एक्टिवेट होगा, लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्टिवेट होगा। यहां पे ध्यान रखना है, जब हमारा राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होता है तो हमारा हृदय, हमारे शरीर में पोषण की गतिविधियां बहुत अच्छे से चलती हैं। जिन लोगों का राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट रहता है उनको हमेशा पोषण एक्सेस की भूख ज्यादा लगेगी, पोषण का डाइजेशन अच्छा होगा, ये सिम्टम्स मिलते रहेंगे। इनके पास मॉर्निंग आवर्स में एक्सेसिव एनर्जी होगी, शाम को ये थका हुआ फील करेंगे। ऐसे ही जिनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा, इनकी बॉडी में लिक्विड चीजों की डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। ये लोग शाम के समय एक्टिवेट मिलेंगे। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कल मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोपैथी में एक रस होता है, रक्त होता है, ब्लड और लिम्फ। राइट ब्रेन ब्लड को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट ब्रेन लिम्फ को कंट्रोल करेगा। नोज जो होती है वो ब्रेन के अकॉर्डिंग होती है। जिस नोज से हमारी ब्रीदिंग होती है उस साइड का हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। अगर राइट नोज एक्टिवेट है तो राइट ब्रेन एक्टिव होगा, लेफ्ट नोज एक्टिवेट ज्यादा होती है तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा। एज पर नेचुरल लॉ या नेचर्स लॉ, हमें दोनों के लिए एक टाइमिंग बांधा गया है कि 1.5 घंटा दोनों नोस्ट्रिल चलती हैं। बट होता क्या है कि हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी बॉडी की प्रकृति से इन नोस्ट्रिल्स में डिफरेंस आता रहता है। ये जो डिफरेंस आता है ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी या उसके टेम्परामेंट को निर्धारित करने में हेल्प करता है। यहां पे जो मैंने हाइपोथैलेमस बताया है, ये नोज के दिए हुए, जो नोज के द्वारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, जो सिग्नल्स फैलते हैं, उन सिग्नल्स को इकट्ठा करके ब्रेन्स को, अगर वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है तो राइट ब्रेन में भेजेगा, लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है तो लेफ्ट ब्रेन में भेजेगा। तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन के मीडिएटर का काम करता है। और हमें क्या करना है, हमें हाइपोथैलेमस की शक्तियों को बढ़ाना है यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अगर हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होगा तो हम लोग क्रिएटिव होंगे, हमारा लॉजिकल माइंड कम काम करेगा, हम लोग चीजों को बेहतर दृष्टिकोण से समझ सकते हैं पर कर नहीं सकते। वहीं लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा तो हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव होगा, हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं पर कर नहीं सकते। यानी हमारे नेचर में इन दोनों में जितना बैलेंस रहेगा
उतना ज्यादा अच्छा हम लोग किसी भी चीज को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब नोस्ट्रल के नीचे का जो हिस्सा है, जो बेसिकली चिन है, ये होठ है, ये फिर यहां से ये ऑपोजिट सेक्शंस चालू हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा सेल का सिस्टम रहा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, बताइए। सर लेकिन आजकल कहते हैं कि जो लेफ्टीज होते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है उनको। और आजकल ये प्रोसेस चल गया है, बहुत जगह मैंने देखा है कि राइट ब्रेन एक्टिवेशन कराया जा रहा है तो बच्चों को लेफ्ट ही बनाया जा रहा है, मतलब बच्चों को लेफ्ट से सारे काम करने के लिए बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है सर ऐसे? क्योंकि वो लोग तो कहते हैं कि जो लेफ्टीज हैं दे आर द ब्रिलियंट वन, क्योंकि लेफ्टीज देखते हैं हम लोग बहुत कम होते हैं, तो उनका परसेप्शन अलग है, उनका सोच अलग है और उनकी चीज़ें अलग होती हैं। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखते हैं लोग कि राइट ब्रेन एक्टिवेशन करना है तो लेफ्ट से काम करवाना शुरू करते हैं? जो ब्रेन एक्टिवेशन है वो एक थ्योरी है जो राइट और लेफ्ट को बैलेंस करती है। स्पेसिफिक राइट ब्रेन एक्टिवेशन नहीं किया जाता। जिन लोगों का लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है उनको राइट ब्रेन एक्टिवेट करने की सलाह दी जाती है, जिनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है उसको लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करने की सलाह दी जाती है। नंबर 1। नंबर 2, जरूरी नहीं है आप लेफ्टी हो, राइट हैंडेड भी आप लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंडी जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। इसमें बहुत से उदाहरण हैं, अमिताभ बच्चन, लता Sir, I मंगेशकर, am also, sir, I am तंदुरुस्ती। also, hello, जी sir, मैं भी जी, लेफ्ट हूँ। ओके, आप लेफ्टी हैं। तो इस केस में Yes, हम sir. ये कहेंगे आप समझदार ज्यादा होंगे। ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि आपके सोचने के पैटर्न जो होंगे वो राइट ब्रेन की तरफ होंगे। तो आप एजुकेशन की तरफ हो सकता है ज्यादा ध्यान ना दें, आप क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा हो। हाँ सर, मुझे बहुत मतलब एडिटिंग, मतलब डिजाइनिंग, ये सब बहुत पसंद है। जी, जिन लोगों का राइट ब्रेन मोस्टली एक्टिवेट होता है, हर केसेस में नहीं होता लेकिन मोस्टली केसेस में, अगर हम 100 में से तुलना करें तो 80% केसेस में जिन लोगों का राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है वो लोग ब्रिलियंट क्रिएटिव होते हैं, लेकिन एजुकेशनल डिग्रीज उनके पास नहीं होती। यानी वो हद मार के बस ग्रेजुएशन ही कर पाते हैं, उसमें भी उनका मन नहीं लगता, वो समझिए बस किस्मत से पास होते हैं। वहीं जो लॉजिकल माइंड होते हैं ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, डॉक्टर होते हैं और ये सब होते हैं, ये इसमें जाते हैं, जिनके पास एजुकेशनल डिग्रीज बहुत हाई होती हैं। लेकिन अगर आप इनको कोई चीज क्रिएटिविटी के लिए देंगे तो इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत कम मिलेगी आपको। तो ये लेफ्ट और राइट ब्रेन है। बच्चों को ये शिक्षा देके कि हम अपने जो पार्ट एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव करें, तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो वो जो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं वो हाइपोथैलेमस की टेक्निक्स हैं, ताकि उस एनर्जी को दोनों ब्रेन्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, हेल्दी होगा, तो वो अपने आप ही राइट ब्रेन को राइट सिग्नल और जिनको सिग्नल की जहां जरूरत होगी वहां भेजेगा। क्लियर? हाँ सर, एक चीज़ मैं, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। जी, बोलिए। दो चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ सर। माय फादर वाज एक्चुअली ही वाज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और वो उनके दोनों हाथ एक साथ दो अलग अलग लैंग्वेजेस लिखते थे, और मतलब वो दोनों हाथ एक साथ अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते थे जी, माय फादर। एंड जो अभी आप बात बोल रहे हैं तो सर एक्चुअली मतलब मेरा एकेडमिक्स या मैं स्पोर्ट्स में मैंने नेशनल खेला, खो खो कबड्डी में कैप्टन रही है। और अभी अगर आप क्रिएटिविटी या इसकी बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो मेडिकल में तो शायद 7-8 डिग्रीज मेरी हो चुकी है कंप्लीट। और जो क्रिएटिव की आप बात कर रहे हैं तो सर मैं बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स और ये सारी चीज़ें बहुत 7-7 फीट्स की आर्ट एंड क्राफ्ट और ये मैं बनाया करती हूँ। तो मैंने एक मतलब चीज बताई यहाँ पे जी। कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मैंने सबके हम्म। लिए नहीं बोला, 80% केसेस में आपको जी यही देखने को मिलेगा। और ये जी पैटर्न बच्चों में देखे जाते हैं। अब जी। आपके फादर जब हम्म। हाथ यूज कर रहे हैं तो उनका डीएनए एक स्पेशल कैटेगरी में काउंट होगा। जी तो आप उनकी संतान है तो ये चीज आपको बाय बर्थ मिलेगी। जी ठीक है, इसके जो भी प्लस माइनस होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है, इनके माइनसेस बहुत होते हैं। तो जो भी जी प्लस माइनसेस होंगे वो भी आपको मिलेंगे। जी। जी, करेक्ट। ओके।
ओके सर, लेकिन ये कैसे डिफाइन होता होगा कि राइट ब्रेन एक्टिवेशन है, लेफ्ट है? क्योंकि अभी जब हम ब्रेन की, जैसे मेडिटेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें इड़ा इंगला और सुषुम्ना की जब हम बात करते हैं, तो मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, तो ऊर्ध्व रेता की जब हम बात करते हैं, तो सील ऑफ मतलब सीट ऑफ द सोल में जो फ्लड हमारा फ्लो करता है, तो उस समय क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को एक्टिवेशन कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है। और यदि आप दोनों चीजों में काफी हद तक समानता कर पाते हैं, जी। तो आप उस चीज को और अच्छे से एनहेंस कर सकते हैं। वो मेरा हम्म। यहाँ का पार्ट नहीं है, जी। नहीं तो मैं आपको इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी समझा देता। जी। बेसिकली सॉरी। जो हमारा रजस और तमस होता है, हाँ जी। हम उसी में सत्व को देखते हैं। सत्व उससे एक अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम उसकी अलग डेफिनेशन को समझेंगे, तो जी। उसमें हमारी और जो इंटेंसिटी है समझने की, वो बढ़ जाएगी। तो अभी मैं ओके। संडे को हस्त मुद्रा की क्लास रखूंगा। ये चीज आप जी। वहां पूछेगा, वहां इस चीज का उत्तर दे दूंगा मैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। किसी और का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, इसके बाद आता है हमारी बॉडी का इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम। हमारी बॉडी में दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। इसको डिफाइन करने के दो तीन तरीके हैं। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर एक, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया, कोई क्रिया बढ़ जाएगी, तो हम उसे पॉजिटिव अवस्था बोलते हैं। ऐसे ही जब भी कोई अवस्था घट जाएगी, तो उसे नेगेटिव अवस्था बोला जाएगा। तो ये हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें हम और भी चीजें काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई अंग बढ़ गया, जस्ट लाइक लिवर मान लीजिए, तो उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। तो इस अवस्था को हम नेगेटिव अवस्था बोलेंगे। ये क्रॉस में चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुई है। और ऐसे ही अगर वो सिकुड़ जाए, लिवर सिरोसिस, तो हम उसको पॉजिटिव अवस्था बोलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ के चलिए कि जब भी हमारे शरीर में क्रिया बढ़ेगी, वो पॉजिटिव होगी, क्रिया घटेगी, वो नेगेटिव होगी। बॉडी का राइट पार्ट नेगेटिव, बॉडी का लेफ्ट पार्ट पॉजिटिव। ये दो बातें लिख लीजिए। जो मैंने अभी दूसरी बात बोली लिवर सिरोसिस से संबंधित, उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में काउंट करेंगे। दो बातें दोबारा दोहरा रहा हूं। पॉजिटिव अवस्था, जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया बढ़ जाएगी, तो वो पॉजिटिव अवस्था कहलाएगी। और जब क्रिया घट जाएगी, तो वो नेगेटिव अवस्था कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मैटी जी, जब भी हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर उत्पन्न होता है, वो अपनी अवस्था विशेष से या प्राकृतिक अवस्था से बदलाव की अवस्था में आते हैं, तो हम लोग रोगी हो जाते हैं। क्लियर? अब यहां पे बात करते हैं जी सर। पॉजिटिव। जी, पॉजिटिव क्रिया बढ़ती है, तो उन लोगों का नेचर कैसा हो सकता है, या उनको किस तरीके की डिसीजेस हो सकती है। अब जहां पे पॉजिटिविटी है, नेचुरल है, वो व्यक्ति जो है उत्साहित होगा, उत्तेजक होगा, तेज तर्रार होगा, जल्दी काम करने वाला होगा, एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाएगा। और जहां पे नेगेटिव क्रियाएं होंगी, वो आलसी होगा, धीमी गति से काम करने वाला होगा, थकान या कमजोरी महसूस करेगा। इस तरीके से हम इन चीजों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम डिसीज की बात करें, तो पॉजिटिव रोग क्या होते हैं? पॉजिटिव रोग में हमारे शरीर की कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो 80-120 बताया गया है, 80-120, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। तो जिनमें पॉजिटिव अवस्था होती है,
उनकी ये अवस्था के दौरान उनका ब्लड प्रेशर 80 से 140 भी हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है, क्योंकि आप लोगों ने के डॉक्टरों के मुंह से ये सुना होगा कि 80 120 ये ब्लड प्रेशर का एक टेंडेंसी है, नॉर्मल टेंडेंसी है, इतना होना चाहिए। बट आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, जब आप पेशेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 160 होगा और वो हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। और विशेषकर ये वो लोग होंगे जिनके अंदर गर्मी की मात्रा अधिक मिलेगी या उनका बॉडी का तापमान बढ़ा हुआ रहता है। आप अगर अफ्रीका की साइड के या ऐसे लोग जो इक्वेटर के नजदीक रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर जांचेंगे तो उनका तापमान आपको बढ़ा हुआ हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें टेंडेंसी का ध्यान रखना है और उसकी तुलना फिर जो हमें आज की डेट में डॉक्टर्स ने बता रखी है 100 120 उससे तुलना करके डिफरेंशिएट करना होता है। इन लोगों को उत्तेजना, एक्साइटमेंट जल्दी होती है, ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि इनमें ब्लड की अधिकता होती है। तो इनके जो आंखें होती हैं वो थोड़ी सी लाल हो सकती हैं, एनर्जेटिक हो सकती हैं, नाखून लाल और गुलाबी हो सकते हैं। ये इनके बॉडी के कुछ बेसिक सिम्टम होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेगेटिव रोग में, तो जो भी हम पॉजिटिव रोगों में देखते हैं उसकी विपरीत अवस्था नेगेटिव रोगों में देखने को मिलती है। जैसे इन लोगों की कार्य करने की नेचुरल क्षमता कम होती है, ये लोग आराम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है और ये लोग अधिकतर इक्वेटर लाइन से दूर रहने वाले लोग होते हैं या ठंडे मुल्कों के लोग होते हैं, इनका टेम्परेचर लो रहता है। इनमें एक्साइटमेंट कम होती है, एक्शन ओरिएंटेड स्लो होते हैं, नाखूनों में पीलापन, सफेदी या नीले काले रंग के नाखून दिखाई दे सकते हैं। पॉजिटिव रोग में व्यक्ति जल्दी जल्दी कार्य करने की प्रवृत्ति वाला होता है। इसका जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम बताया गया है, मतलब ये लोग सुबह के समय एक्टिव होते हैं। हो सकता है आपके घर में भी कोई व्यक्ति हो जो सुबह सुबह जल्दी उठता हो, अपने आप चाय बना लेता हो और ब्रश करते हुए तेज तेज आवाजें निकालता हो। तो ये लक्षण है कि उस व्यक्ति के जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव है। ऐसे ही जो व्यक्ति शाम के समय एक्टिव होता है, शाम के समय ज्यादा काम करने को प्रेफर करता है या ठंडक में काम करने को प्रेफर करता है, वो व्यक्ति नेगेटिव नेगेटिव बॉडी वाला होता है, नेगेटिव टेंडेंसी वाला होता है। अब इनके जो रोग हैं वो भी इन्हीं के प्रकार के होते हैं। जिन लोगों की पॉजिटिव टेंडेंसी होती है, इन लोगों को जो रोग होते हैं वो एक्यूट कंडीशन के रोग होते हैं, सब एक्यूट और एक्यूट कंडीशन के रोग होते हैं। इन्हें रोग होते हैं 12-15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। रोग क्या होते हैं? सिर में दर्द हो सकता है, 2-3 महीने में ठीक हो गया, 2-3 महीने बाद दोबारा निकल आया, फिर 2-3 महीने में ठीक हो गया, फिर 2-3 महीने में दोबारा निकल आया। मतलब इनको ये जो रोग हैं वो आते जाते रहते हैं, पर यह अपनी पकड़ शरीर में नहीं बनाते। सिर में दर्द हो गया, बुखार, फीवर हो जाता है, साल में 2-3 बार 4 बार फीवर हो सकता है। एक्सेस यूरिनेशन की शिकायत होती है। यूरिनेशन का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। यूरिनेशन में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर आप पानी पीते हैं और 3 घंटे के बाद आपको यूरिन आता है तो आपकी यूरिन कंडीशन ओके है, हम बोलेंगे ये बैलेंस यूरिनेशन है। यदि यही यूरिन आपको 2 घंटे या 2 घंटे से पहले हो तो ये आपकी किडनी की वीक एनर्जी का संकेत है। अगर पानी पीने के आधे घंटे बाद ही आपको यूरिन आ जाता है तो आप ये समझिए कि यूरिन ने आपकी बॉडी की ना तो गर्मी निकाली, ना ही वो टॉक्सिन्स रिमूव कर रहा है, वो केवल जो पानी आपने मुंह से पिया था वो निकल जाएगा। और ऐसी कंडीशन अधिकतर सूजन वाले लोगों को होती है। जिन लोगों के शरीर में कहीं भी सूजन हो उन लोगों को पानी के पाचन में समस्या आती है। तो ये टेंडेंसी चाहे वो पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो, ये नेगेटिव में चले जाते हैं। अब बहुमूत्रता की शिकायत हो सकती है, गर्मी ज्यादा लगना,
एलर्जी, हाइपर एक्साइटमेंट। सर ये आप पॉजिटिव वालों के लिए बता रहे हैं? जी अभी पॉजिटिव पे चल रहे हैं। पागलपन, मिर्गी, नक्सीर, हाई बीपी, इस तरीके के रोग जो हैं वो पॉजिटिव रोगों में, पॉजिटिव टेंडेंसी वाले रोगों में आपको मिलेंगे, जिनका ब्लड जो सर्कुलेशन है वो हाई रहता है। इसके बाद जो लो ब्लड सर्कुलेशन वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, उनको कौन कौन से रोग होते हैं, तो इनको हमेशा आपको क्रॉनिक और डीजनरेटिव रोग दिखाई देंगे, जो एक बार शरीर में जगह बना लें तो ये जीवन भर आसानी से नहीं जाते। अब आसानी से का मतलब ये मान के चलिए 100 में से 95 टू 98% ये नहीं जाते, सिर्फ 2 टू 5% ये जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं खत्म होते, क्योंकि इसमें उसे अपनी हैबिट्स पूरी तरह से चेंज करनी होती है, जो एक नेगेटिव टेंडेंसी वाले व्यक्ति के लिए लगभग असंभव होता है। तो इन लोगों के शरीर में हमेशा क्रॉनिक या डिजेनरेटिव टाइप के रोग होते हैं, जैसे पुरानी कब्ज, बवासीर, कैंसर, टीबी, अनीमिया, नपुंसकता, शरीर में कमजोरी या थकान जिसे हम शारीरिक दुर्बलता भी बोलते हैं, शरीर में कफ से संबंधित रोग, फोड़े, लो बीपी। तो ये हमारी जो टेंडेंसी है जो पॉजिटिव वाली है, ये ब्लड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इसमें दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, ब्लड अधिक है तो ये टेंडेंसी अधिक होगी, ब्लड कम है तो ये टेंडेंसी कम होगी। जो नेगेटिव रोग हैं ये लिम्फ के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं, अगर लिम्फ अधिक है तो ये ज्यादा होगी, लिम्फ कम है तो ये कम होगी। तो ये वाइस वर्सा रहते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम है वो कार्य करता है। जो मैंने बताया ये आप लोगों को क्लियर है? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर बिल्कुल क्लियर है। आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी बना लीजिए इलेक्ट्रोपैथी की। ये आपके जब आप आगे चल के मेडिसिन बनाएंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत काम करेगी, क्योंकि जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन की भी दो टेंडेंसियां होती हैं। सपोज कीजिए आप S1 की मेडिसिन यूज कर रहे हैं या S2 की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो उनकी टेंडेंसी के अनुसार ही हम नेगेटिव और पॉजिटिव का चयन करते हैं। जैसे S1 जो है वो बॉडी के अपर पार्ट्स की मेडिसिन है या मॉर्निंग की मेडिसिन है, S2 जो है वो इवनिंग की मेडिसिन है या बॉडी के लोअर पार्ट की मेडिसिन है या बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स की मेडिसिन है। तो अब हमें ये पता लग गया कि S1 हमें पॉजिटिव रोगों में चाहिए और S2 हमें नेगेटिव रोगों में चाहिए। इनकी भी टेंडेंसी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम डेल्यूशन 1 यूज कर रहे हैं तो वो सेम काम करेंगी जैसा कि अभी बताया गया, और अगर हम उसकी टेंडेंसी को हाई पोटेंसी में ले जाते हैं तो S1 की मेडिसिन जो कार्य वो कर रही है, एक्सेस एनर्जी दे रही है, वो एनर्जी को ऑपोजिट करके अंदर की ओर भेजना चालू कर देती है। तो पोटेंसीज का ये खेल होता है, और इलेक्ट्रोपैथी पूरी की पूरी पोटेंसी पे बेस्ड है। तो पोटेंसी समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस डिफरेंस को समझें कि पॉजिटिव रोग और नेगेटिव रोग क्या होते हैं। तो इनको कॉपियों पे लिख लीजिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को ये सारे जो स्लाइड्स थी भेजी हुई हैं, किसी को कुछ सर पूछना जैसे आपने सर जैसे आपने बताया ना अभी पॉजिटिव के लिए, तो जी। मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे मेरी मदर इन लॉ है, उनको मतलब लगा लीजिए 4-5 दिन बाद ही उनको हेडेक हो जाती है, बाद में फिर ठीक हो जाती है। ठीक है, और उनको मॉर्निंग में जैसे आपने बताया कि वो जल्दी उठ भी जाती हैं और अपने आप भी चाय बना लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन शाम तक इतना मतलब नहीं कर पाती है। ठीक है, तो और एक उनको सिर दर्द, पसीना बहुत ज्यादा आता है उनको। तो मतलब मुझे लगा कि इससे पॉजिटिव उनका है, हाँ यहाँ पे एक टेंडेंसी जो है। चीज और बताऊंगा। अब इसका इलेक्ट्रोपैथी से लेना देना नहीं है, इसका आयुर्वेद से लेना देना है। आयुर्वेद में एक व्यक्ति की उम्र को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वो बच्चा होता है, देन वो किशोर होता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, सॉरी युवा होता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो जो वृद्ध अवस्था है पॉजिटिव रोग है, और जो बचपने की अवस्था है वो नेगेटिव रोग है। वो कैसे? बच्चे में आप देखेंगे हाइपरटेंसी बहुत होती है, पर जब
उसे थकान होती है, कमजोरी होती है, तो किसी भी अवस्था में हो वो सो जाएगा। ये शो करती है कि उसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े से ज्यादा पाए जाते हैं। और व्यक्ति किसी भी उम्र में बुढ़ापे में जब हो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनकी नींद कम हो जाती है, हाइपरनेस बढ़ जाती है, शरीर की शक्ति कम होती है, पर एनर्जी हाई होती है, क्योंकि वो एनर्जी बॉडी के द्वारा कंज्यूम नहीं करी जाती, इसलिए वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लक्षण आपने बताए हैं, हो सकता है वो वृद्ध अवस्था की वजह से उनको दिक्कत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपैथी में एक रेमेडी होती है सिंथेसिस नाम की। ये रेमेडी वृद्ध व्यक्तियों के समान बताई गई है। हालांकि इसको ये बोला जाता है कि डेल्यूशंस में आप यूज कीजिए, इसको आप पॉजिटिव डेल्यूशन में यूज कीजिए, जैसी मेडिसिन आती है वैसे ही यूज करें। पर मैंने इसके भी 3 डेल्यूशन यूज करके देखे और तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। नॉर्मल कंडीशन में जब भी हम किसी की ये मेडिसिन शुरू करें तो सेकंड डेल्यूशन से शुरू करें, फिर जैसा आपको लगे कि थर्ड की आवश्यकता है थर्ड का प्रयोग करें, फर्स्ट की आवश्यकता है फर्स्ट का प्रयोग करें, रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलते हैं। हमारे बीच में एक बार देखूं बबीता जी हैं, वो एक्चुअली मेरी स्टूडेंट है और उन्होंने इस पे काम किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छे लिए। नहीं, वो इस समय नहीं है ग्रुप पे। तो जी जी बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ इन पॉजिटिव कैटेगरी। जी। मेरा बीपी भी थोड़ा सा 140 के आसपास अप्रोक्सीमेटली रहता है, 90 to 140। हाँ जी। हालांकि एज को देखे मुझे लगता है नॉर्मल है, क्योंकि 45 की एज पे आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल। जी बिल्कुल। देखिए ये हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आई एम एक्टिव इन मॉर्निंग, एक्टिव ओरिएंटेड हूँ, रेड आईज अक्सर होती है नो डाउट, एंड बॉडी टेम्परेचर तो सर एक्चुअली फील्ड जॉब रहता था जैसे पहले तो ऑलवेज हाई रहता ही था, एंड समटाइम हेडेक एंड मोर यूरिनेशन, हाइपर एक्साइटेड। यस जी, हो सकता है आपकी बॉडी पॉजिटिव हो, ये एक नेचुरल लक्षण है, इसे हमें बदलना नहीं चाहिए। जब ये बीमारी का कारण बने या हमें लगे कि हमें परेशान कर रहे हैं, तो इन टेंडेंसीज को कुछ हद तक 2 to 5% अप्रोक्स 10% चेंज करना चाहिए, और नहीं तो हमें इन्हीं के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए और इनको समझना चाहिए कि ये बीमारी नहीं है और ये बीमारी कब और क्यों बनती है। जब हम इस सिस्टम को समझ लेंगे तो जो एज होती है वो हमारी अच्छी हो जाती है और हमारे अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ और बॉडी हो सकती है। जी सर, जी सर। ओके। जी जी मैम। सर मॉर्निंग जल्दी अर्ली होने उठने वाले को हाई बीपी होने का चांस है कहते सर? मैम ऐसा नहीं है, जिनकी बीपी हाई होगा उनको नींद ही कम आती है, क्योंकि उनमें एक्साइटमेंट रहती है, खून का दौरा रहता है, शरीर गर्म होता है। तो जैसे ही शरीर में एक उचित लेवल पर गर्मी पैदा होती है, आपकी नींद खुल जाएगी। एक्चुअल सर एक पेशेंट है सर, मेल पेशेंट, वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सर बट बीपी नॉर्मल है सर। एक लेडी पेशेंट है सर, वो लेजी सर, वो 7 o'clock आफ्टर 7 o'clock मॉर्निंग 7 AM बासी उठते हैं सर, बट उनको हाई बीपी है सर, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम वो कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे, ये हमने बिल्कुल जनरल टेंडेंसी की बात करी है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव कैटेगरी का है, टेंडेंसी का है। जो व्यक्ति लेट उठता है वो उसका है आपका लिम्फ कैटेगरी का है, लिम्फ टेंडेंसी का है। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के चलते हम लोग क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम सोते कब हैं, काम क्या करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है या नहीं है, हम जिंदगी से खुश हैं या हम जिंदगी से उदास हैं, ये सारी बातों के फैक्टर भी आपको टेंडेंसी चेंज करने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सुबह व्यक्ति पॉजिटिव टेंडेंसी का है और इस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल हो जाए या ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ जाए इस व्यक्ति के, तो इस व्यक्ति को नींद और थकान थोड़ी ज्यादा आएगी। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति एनीमिक हो जाए तो उस व्यक्ति में भी थकान होगी, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी है। तो भले ही वो पॉजिटिव एटीट्यूड का हो, पॉजिटिव टेंडेंसी का हो, पर वो बिहेव उस समय नेगेटिव टेंडेंसी के करने लगेगा। तो जब हम उसे मेडिसिन देते हैं तो वो तुरंत ठीक हो जाता है,
तुरंत मतलब 2-3 दिन में उसमें रिजल्ट मिल जाते हैं। और अगर टेंडेंसी में जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो फिर उसमें एक लंबा समय तक हमें दवाई खिलानी पड़ती है। इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां क्योंकि पोटेंसी और इस इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम पे काम करती हैं, इसीलिए ये दवाइयां इतना तेजी से व्यक्ति के इनबिल्ट को चेंज कर सकती हैं। ये खूबी जो है और किसी औषधियों में आज की डेट में नहीं है। देखिए यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि औषधियों में नहीं है, एक्चुअली किसी और लाइन ने, किसी और औषधियों वालों ने इस पे ना तो रिसर्च करी, ना ही इस नजरिए से इसको देखा। आयुर्वेद में ये सारी चीजें हैं, बट आज ऐसे आयुर्वेदाचार्य नहीं है जो इसमें रिसर्च करके इस तरीके की चीजों को सामने लाए। कम से कम मैंने तो अभी तक ऐसे कोई लोग नहीं देखे आयुर्वेद में। सर ये आयुर्वेदा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन में बेसिक अगर फ़र्क अगर हम कहें एक जिसे हम पैन पिक्चर बोलते हैं तो वो क्या हो सकती है सर? इस पे हम लोग कल बात करेंगे। हम पहले Yeah, बात sure. करेंगे जी, हम पहले बात करेंगे। वैसे अभी मेरी क्लास शुरू में होने में 9 मिनट है, तो मैं कुछ पॉइंट्स कवर कर ही लेता हूँ। हम बात करते हैं होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा टक्कर देने वाला पैथी है वो होम्योपैथी है। लोग इसमें डिफरेंस ना तो जानते हैं और ना ही जो जनरल पब्लिक होती है वो प्रॉपरली समझ पाती है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको समझाएं। सबसे पहली चीज, होम्योपैथी की जो खोज करी थी वो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने करी थी। इन्होंने 1769 में होम्योपैथी की खोज करी थी। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। इसकी खोज का श्रेय जो है वो इटली के डॉक्टर काउंट सीजर मेटी को जाता है, जिन्होंने 1865 में इसकी खोज करी थी। यानी नेचुरल सी बात है, पहले होम्योपैथिक आई 1769 में, फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी आई 1865 में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने होम्योपैथिक के सिद्धांतों को पढ़ा होगा, सीखा होगा, उसके बाद उनको कुछ कमियां नजर आई होंगी, तब उन्होंने इसको एक नई पैथी के रूप में इजाद किया होगा। कि होम्योपैथिक में दिक्कतें क्या आती हैं। होम्योपैथिक जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी बॉडी पे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हीं लक्षणों के अनुसार दवाई दे दी जाती है। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड, जो शरीर का हमारा इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम है उस पर आधारित है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाता है। उसके अलावा है होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो बेसिकली लक्षणों पर आधारित होती है, यानी जो सिम्टम आए हैं उसके अकॉर्डिंग दवाइयां दी जाती हैं। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं ये लक्षणों का ना देकर बॉडी को बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं। जो हमने डे 1 पढ़ा था चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति को ये बैलेंस करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कारणों पे काम करती हैं। हालांकि आज की डेट में अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी लक्षणों पे काम करने लगी है। बुखार का पेशेंट आया, बुखार की दवाई बना दी। पथरी का पेशेंट आया, पथरी की दवाई बना दी। जबकि एक्चुअली इसका जो आधार है वो आधार ये है कि इलेक्ट्रोपैथी किसी रोग को ठीक नहीं करती, वो समूचे शरीर को बैलेंस करती है, जिससे शरीर स्वयं रोग मुक्त हो जाता है। ये आधार था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो अल्कोहल से बनाई जाती हैं, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो दवाइयां हैं ये बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर पे बनाई जाती है। होम्योपैथी क्योंकि हम कोई दवाई बनाते हैं तो किसी न किसी पे हम उसका प्रयोग करते हैं, तो होम्योपैथी का जो प्रयोग हुआ है वो स्वस्थ व्यक्ति पर प्रयोग किया गया है। उसकी रिसर्च एक स्वस्थ व्यक्ति पर की गई है, तो उसकी टेंडेंसी पकड़ने में हमें समय लग सकता है उसे समझने के लिए। जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो दवाइयां हैं ये सीधा ही रोगियों पर दी गई और उन पर टेस्टिंग की गई कि बॉडी जब रेगुलेट होती है तो वो कितनी तेजी से रिकवर करती है। तो यहाँ पे मेरिकुलस रिजल्ट मिले। आप 2 पेशेंट सेम कंडीशन सेम एज के ले लीजिए, जिनको दोनों को सेम बीमारी हो, बीमारी कोई भी हो, क्रॉनिक हो, आप उनको होम्योपैथिक की दवाई दीजिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई दीजिए, रिजल्ट विद इन 1 और 2 डे आपके सामने होगा। ये इसकी शक्ति है अगर हम उसको सही से समझ सके तो।
मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेके बहुत अच्छे रहे हैं, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हम शरीर को सही तरीके से समझ सके। जिस दिन वो समझ आ जाता है तो रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है। और हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इलेक्ट्रोपैथी के जो बहुत समय से काम कर रहे हैं, जो पुराने हैं, तो उनके पास भी इस तरीके की काफी एक्सपीरियंसेस होंगे कि दवाई का एक डोज दिया और पेशेंट कह रहा है जी मुझे 80% आराम आ गया। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ताकत है। होम्योपैथिक हेलो जो है सर। ये बेसिकली, जी बोलिए। सर अबे होम्यो इलेक्ट्रो होम्यो में सक्सेस बहुत इनमें सक्सेस भी नहीं हो रहे हैं ना सर। पता वो सब्जेक्ट लैक ऑफ सब्जेक्ट सर, नहीं तो अच्छा मेडिसिन नहीं मिलना सर। मैम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सर क्यों- मेडिसिन भी कोल्ड प्रोसेस हॉट प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट बहुत इनमें होमियो का मदर टिंचर यूज कर रहे हैं। वो जी डिफरेंट प्रोसेस में आ रहे हैं ना सर मेडिसिन, जी उसलिए सर। मैम उसका भी वैसे कार्ट है, बट ये बिजनेस सीक्रेट है। जैसे मैं मेडिसिन बनाता भी हूँ, ये बिजनेस सीक्रेट है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। अदरवाइज इसकी भी कार्ट है और इसकी एक रीजनिंग भी है कि आप कौन सी क्यों और कैसे दवाई इस्तेमाल करें तो वो पूरा 100% रिजल्ट दे सकती है। खैर इसका जो बेस एनी है वो मैं कंपनी आपको बता ऑल दूं। कंपनी मेडिसिन आर गुड सर। मैम सारी किसी भी कंपनी से किसी भी कंपनी की मेडिसिन ले लीजिए, सब बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हमें उसकी स्ट्रेंथ को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। हम गलती क्या करते हैं, मेडिसिन किसी और की लेते हैं और लॉ किसी और का फॉलो करते हैं, तो वहां पे मार खा जाते हैं। राइट। जिसके आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसी के लॉ को फॉलो करेंगे तो मेडिसिन आपको प्रॉपर रिजल्ट देंगे, नहीं तो आपको उस पर रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगा, उसको यूज करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दवाई बनाने के। चलिए आगे चलते हैं। होम्योपैथिक जो है ये बेसिकली प्लांट बेस है, मिनरल बेस है और बायो कंपाउंड बेस है। यानी ये वनस्पति, खनिज और पशुओं के द्वारा औषधियों का निर्माण किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल 114 प्लांट्स का ही प्रयोग किया गया था मेडिसिन बनाने के लिए। अब यहाँ पे जब से इंडिया में आई है तो इस पे रिसर्च चालू हो गई, तो अब और भी प्लांट्स इसमें जोड़े जा रहे हैं, पर ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, केवल प्लांट्स पे बनती हैं। होम्योपैथिक सिंगल प्लांट या सिंगल खनिज या सिंगल बायो प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है, तो इसमें जो संख्या होती है वो हजारों में होती है। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है ये कंपाउंड मेडिसिन है, तो इसमें टोटल 38 रेमेडीज हैं। इनको याद करना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत आसानी से ये याद हो जाती है। होम्योपैथिक की दवाइयां, इसमें अधिकतम 1 या 2 औषधियों का मिश्रण होता है, बाकी मिश्रण डॉक्टर को करना पड़ता है। वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों में किसी में 5 कंपाउंड है, किसी में 9 कंपाउंड है, किसी में 12 कंपाउंड है, तो अलग अलग संख्या में कंपाउंड मिक्स रहता है। इसलिए आप सिंगल रूप से भी अगर किसी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अदरवाइज आप ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी मिला के दे सकते हैं, उस केस में एक मेडिसिन में लगभग 15 से 35-40 तक प्लांट मिक्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मिश्रित औषधियां कहलाती है। होम्योपैथिक जो है वो आपके जो बॉडी के मेन कॉजेज हैं उनको ठीक ना करके वो बॉडी के लक्षणों को ठीक करती है, यानी कारणों को ठीक नहीं करती, लक्षणों को ठीक करती है। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी लक्षणों को ठीक करती है, क्योंकि ये बॉडी के इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम को रेगुलेट करने की बात करती है। होम्योपैथिक जो है ये शरीर की जीवनी शक्ति को जीवनी शक्ति पर काम करती है, जीवनी शक्ति जो डाइजेशन की पावर होती है। जबकि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये शरीर की आदि शक्ति पर काम करती है। आदि शक्ति वो होती है जो डाइजेशन और एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन तीनों को रेगुलेट और बैलेंस करती है। तो ये सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। अब आपने जैसा पूछा था कि भाई आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में ये सभी सिद्धांत पहले से हैं, बस ये सूक्ष्मता का जो सिद्धांत है वो छुपाया गया है आयुर्वेद की किताबों में, वो भी लिखा है। अगर आपको पुरानी किताबें मिलेंगी तो सूक्ष्मता का सिद्धांत उसमें भी मिलेगा। और इलेक्ट्रोपैथी पूरी की पूरी सूक्ष्मता के सिद्धांत पर ही बनी हुई पैथी है। क्लियर? यस सर। एनी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग अब मंडे को मिलेंगे। सर आदि शक्ति इन
किन चीजों से मिलकर बनी है सर? मैम आदिशक्ति बनती है, देखिए हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है। सर एक बार आप वो लिख देते ना, स्पेलिंग लिख देते कि आदिशक्ति के ऊपर किन मैंने तीन वीडियो चीजों डाल से। दी थी, अच्छा आदिशक्ति की ठीक है वीडियो सर, डाली है, आप देख सकते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए हम लोग प्लांट पे बेस्ड हैं, ठीक है हमें जी। भोजन में वनस्पति की आवश्यकता पड़ती है, और वनस्पति अपने आप में एक जीव है। वो पैदा होती है, पैदा होने के बाद वो सूर्य के द्वारा सूर्य की किरणों को अवशोषित करके अपने लिए भोजन का निर्माण करती है, उसी पे अपना जीवन चलाती है। उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो प्रकृति में अवेलेबल हैं, वो मिनरल्स हैं, वो विटामिन्स हैं, वो एमिनो एसिड्स हैं, यानी जो कुछ भी एक जीवन को चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ उनके पास है। हम उन पौधों को एक विशेष अवस्था में लेकर एक विशेष प्रोसेस से रेमेडी का निर्माण करते हैं, और उनका सेवन हम दवाओं के रूप में करते हैं। दवा चाहे किसी भी पैथी की हो, आयुर्वेद की हो, होम्योपैथिक की हो, एलोपैथी की हो, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे इसी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और फिजिकल रूप में देखा जाए तो हम लोग भोजन को डायरेक्ट कच्चा या पकाकर भी खाते हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो वनस्पति पे, और वनस्पति की जो डिपेंडेंसी है वो प्रकृति पे। तो प्रकृति द्वारा उसे जो भी जीवन को बनाए रखने के लिए शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनको आदिशक्ति बोला जाता है। क्लियर? जी सर। हमारे अंदर भी आदिशक्ति है जो हमारे शरीर में जीवन को बनाए रखती है। वो क्या प्रोसेस है? हम खाते हैं, हम पचाते हैं, और वेस्टेज को हम निकालते हैं। तो जिसमें ये तीनों प्रक्रियाएं बैलेंस रहती हैं, तो हम ये कहते हैं ये व्यक्ति आदिशक्ति से भरपूर है। और जिसका कोई भी सिस्टम खराब हो जाएगा तो उसमें वीकनेस आनी चालू हो जाएगी, वो बीमार होना चालू हो जाएगा। तो इस चीजों की पूर्ति, क्योंकि हमारा भोजन पौधे हैं, तो इन चीजों की पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं। क्लियर? जी सर क्लियर। ओके। सर एक क्वेश्चन है कि एरोमा थेरेपी के थ्रू हम किसी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या? एरोमा थेरेपी, जी बिल्कुल, जैसे कि उससे भी कर अगर सकते हैं। किसी को फीवर है तो जैसे हाइपोथैलेमस की आपने बात करी थी, तो उसमें जी एक जैसे लेवेंडर ऑयल है, हाँ जी लेवेंडर, तो वो वर्क करेगा? मैम, लेवेंडर ऑयल का मेन वर्क है माइंड को रिलैक्स करना। ओके। माइंड को रिलैक्स करना। आप इसकी 4-5 ड्रॉप्स हैंकी पे लीजिए और इसको अपनी नाक के आसपास रखिए, या इसको थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहिए। तो आपका जो माइंड में एग्रेशन आता है वो रिलैक्स पोजीशन में चला जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव टेंडेंसी वाले लोग हैं उनके लिए एक बेस्ट रेमेडी है माइंड को रिलैक्स करने के लिए और गहरी नींद लेने के लिए। ओके सर। जी। ओके और सर। सूखा भी, हाँ, हमारा जो दवाई होती है, मैंने ये बताया था, हम औषधि को मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, पर औषधियों को ग्रहण करने की और भी टेक्निक है। आप उसे लगा भी सकते हैं, आप उसे सूंघ भी सकते हैं, आप उसे जलाकर सूंघ भी सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और आपने एक थ्योरी बताता हूँ, हेयर ट्रांसमिशन थ्योरी थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति का एक बाल लिया जाता है, कांच की शीशी में औषधि रख के और उसका बाल रख दिया जाता है। इससे भी कई प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता सर बाल के थ्रू? है। जी, क्योंकि बालों में हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपने सुना होगा कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो पहले महिलाएं होती थी, वो अपने बालों को डेली शाम को कंघी कर कर घर में ही कहीं फंसा देती थी। उनके लिए ये मना था कि वो उसको डस्टबिन में डाले या उसे ऐसे ही उड़ जाने दे। ऐसा करने से शक्ति जी क्षीण हो सर। जाती है। ठीक है। और जी यहाँ सर। पे एक महिलाओं की एक और चीज बताऊंगा, जो महिलाएं अपने बालों को बांध के रखती हैं, उनके पास एनर्जी, बैलेंस एनर्जी ज्यादा होती है। और जो महिलाएं अपने बालों को खोल के रखती हैं, वो बेसिकली नेगेटिव टेंडेंसी की होती है। सर यहाँ पे मैं नेगेटिव थॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। उनके अंदर कोमलता ज्यादा होगी, सहानुभूति ज्यादा होगी, भावुकता ज्यादा होगी, जल्दी रो पड़ेंगी, शाम को एक्टिवेट होंगी। मतलब जो भी अभी हमने टेंडेंसीज की बात करी है, वो टेंडेंसीज एक्टिवेट हो जाती है। इसको आप सर चेक कर सकते नेगेटिव हैं। वाली? जी सर नेगेटिव टेंडेंसी? हाँ जी, सर जिनके बाल नेगेटिव बंधे हुए टेंडेंसी होते हैं वाले लेडीज में, रोएंगे सर? जिन लेडीज के बाल बंधे हुए होंगे वो पॉजिटिव टेंडेंसीज की होंगी, जिन लेडीज के बाल खुले हुए होंगे वो नेगेटिव टेंडेंसी की
होंगी, अगर वो नहीं भी होंगी तो धीरे धीरे वो उस टेंडेंसी में चली जाएंगी। सर वो ऐसे रोंग है सर। जी रॉन्ग है, रॉन्ग और राइट तो देखो अलग चीज है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन जो फर्क पड़ेगा आपकी बॉडी पर, मेंटल स्टेटस पर, वो इस तरीके का होगा, आप चेक कर सकते हो। सर एक्चुअल मॉडर्न बोलते में सर उनको कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है सर, वो बाल भी खुला रखते हैं सर। अब एक्चुअल वो थोड़ा विलेज टाइप वो लेडीज बांध के रखते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी कम रहता है ना सर। मैम आप लड़ाई करवाइए दोनों की, देखिए कौन जीतेगा। जो बाल बांध के रखती है वो धीरे धीरे लड़ती हुई ऊपर को बढ़ेगी, और जो बाल खोल के रखती है वो लड़ते हुए धीरे धीरे सर down। फिजिकल फिट में रहेगा सर विलेज पीपल को। जी हमारे यहाँ के लेकिन जो कल्चर है। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ सर जी। यस। तो जैसे कि मैं ज्यादातर बाल बंधे रखती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं खुले रखती हूँ ना बाल, जी क्लचर लगा के हल्का सा, तो जी मुझे थोड़ा सा अंदर से ही कुछ अच्छा सा फील होता है। जी देखिए सर ऐसा एक्चुअली क्यों? मैंने वही बताया, जो हम्म। आपकी पॉजिटिव टेंडेंसी है, ये वर्किंग टेंडेंसी है, ये हमेशा एग्रेसिव मोड में रहती है और काम करने की इनकी ख्वाहिश होती है। ये जिंदगी को जीते नहीं है, ये मेहनत करके कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए ये लगातार काम में लगे रहते हैं। और जो सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं ये जिंदगी जीने वाले होते हैं। जैसे पुरुष और महिला में अंतर होता है, वैसे ही अगर हम महिला की बात करें, जिन महिलाओं के बाल खुले हुए हैं वो मेहनती, सॉरी, जिन महिलाओं के बाल बंद है, चुटिया बना के रखती हैं, वो मेहनती स्वभाव की होंगी, और जो बाल खोल के रखेंगी उनमें जो टेंडेंसी होगी वो जीवन जीने की टेंडेंसी होगी। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पैटर्न डेवलप होते हैं, जो हमारी चाल ढाल, मुख और इन सबको देख के बताए जा सकते हैं। मैंने आप सर लोग मेरा एक क्वेश्चन है। तो सर जैसे महिलाओं में आप बोल रहे हैं, ये मेरे पापा भी बोलते थे कि जो लोग मतलब बाल बढ़ाने में और बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है हमारी, जी शरीर का सबसे ज़्यादा एनर्जी वही चीज़ें लेती हैं। तो सर क्या अगर जो महिलाएं बाल कटा लेती है तो क्या वो एनर्जी सेव कर पाती हैं अपनी? मैम देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बालों का संबंध हमारी हड्डियों से है। जो महिलाएं बाल कर रखती हैं आफ्टर 45 उनको ऑर्थराइटिस, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस, इस तरीके की समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी। और जिन महिलाओं ने बांधे रखे होते हैं उनको यही प्रॉब्लम आफ्टर 50 और 60 के बाद आती है। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर मैंने सुना है आजकल बहुत सारी महिलाएं जैसे काउंसलिंग के लिए आती है ना, तो जब बात करते हैं कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है या ये हो रहा है या मतलब मेंटेन नहीं हो रहे हैं बाल हमसे, तो दे मतलब यूजली दे आस्क मी ना, पूछते हैं कि मैम क्या करें, बाल कटवा लें? मतलब वो क्योंकि छोटे छोटे से करा लेंगे तो कॉम्बिंग है, वॉशिंग है, वो इजी हो जाएगा। तो क्या वो बाल कटाने के बाद सच में उनकी एनर्जी बचती होगी, कंज्यूम मतलब वो रिटेन कर पाते होंगे एनर्जी अपनी? जी बिल्कुल। होता क्या है, जब भी हमारे बाल कटवा दिए जाते हैं तो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो घट जाता है। अगर आप ऑरा स्कैनर आते हैं आप उसके देखेंगे, एनर्जी उनकी लो हो जाएगी। तो उनको बालों की तरफ से तो राहत मिलेगी, पर बॉडी की एनर्जी लो हो जाएगी, और जैसे जैसे बाल लंबे होंगे एनर्जी धीरे धीरे लौटनी चालू हो जाती है। सर बाल लंबे करने का एक कोई तरीका बता सकते हैं अच्छा सा कोई? मैम इसके लिए तो देखिए, अच्छे अगर हो सके तो हरड़ बहेड़ा आंवला होता है, इसके थ्रू आप बाल धो सकते हैं, जी। दही लगा सकते हैं, हम्म। और भी जो नेचुरल टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा कंज्यूम कंज्यूम करने के लिए, इंटरनल कंज्यूम करने के लिए पूछ रही हड्डी- आई थिंक त्रिफला हड्डियों को चूर्ण इज द बेस्ट। नहीं मैम, त्रिफला हर एक के लिए बेस्ट नहीं होता। हूँ। हाँ हड्डियों वो तो वाली हाँ। चीज लीजिए। बाल जो है वो हड्डियों की वेस्टेज है, नाखून, बाल और आपका दांत, ये हड्डियों की वेस्टेज है। अगर ये तीन चीजें स्वस्थ हैं तो आपकी हड्डियां स्वस्थ हैं। अगर ये तीन चीजों में वीकनेस आ रही है तो हड्डियां कमजोर होनी चालू हो गई। तो हड्डियां अगर स्ट्रेंथ में रहेंगी तो ये चीजों की क्वालिटी अच्छी है। तो कैल्शियम और केराटिन युक्त चीजें देनी चाहिए। मैम इसके पीछे पूरा साइंस हो जाएगा। ओके ओके, हम सब इसको ठीक है सर, बात थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। अभी आपका टाइम हो गया, शायद 8-10 हो चुके हैं जी 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। सर गुड नाइट। सर। गुड